सामाजिक व्यवस्था है जिसमें एक जातियों की व्यवस्था है और जातियां भी यहाँ इस तरह है कि हजारों जातियों में जो पूरा भारतीय समाज वो बटा हुआ 80% नौकरियों में बैठे हुए हैं। वो कौन लोग हैं भारत के ये पूरे सिस्टम में? एक जाति व्यवस्था जो है शोषण की व्यवस्था है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो था कथित प्रिविलेज क्लास है, उसको ये जरूर महसूस होने लगा है कि अब उनके वर्चस्व को चुनौती मिल रही है और जो उन्होंने भारत के संसाधनों पे कब्जा कर रखा। आप देखो सारे सरकारी कार्यालयों में, सारे पब्लिक सेक्टर्स में जो है आउटसोर्सिंग की जा रही है। आरक्षण इसलिए नहीं मिला है कि जो है हम आर्थिक रूप से कमजोर थे, बल्कि संविधान सभा में जब बहस चल रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि हजारों सालों का अस्पृश्यता का जीवन हमारे लोगों ने जिया और यदि हम भारत के नागरिक हैं तो सारे संसाधनों में बराबरी का कब्जा, भागीदारी होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से। यदि मैं भिलाई में नहीं रहता, आप भिलाई में नहीं रहते, भिलाई के पब्लिक सेक्टर यूनिट के स्कूलों में नहीं पढ़े रहते, तो क्या आप इस पोजीशन में रहते? क्या हम इतनी अच्छी चीजों को जान पाते? विरोध करता हूँ, प्रतिरोध करता हूँ कि हमारे संसाधनों को जो बेचने की मुहिम चलाई जा रही है ये उसी का एक हिस्सा है। लोग जितने कमजोर रहेंगे, जितने बटे हुए होंगे, वो अपनी आजादी को अपनी बेहतरी के लिए, अपने विकास के लिए सोचने समझने में असमर्थ। लगता है कि धर्म की जो राजनीति है वो चल रही है। ये आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने चश्मे का नंबर बदल लेना चाहिए। मैं कहूँगा कि भारत के सभी नागरिकों को आपस में मिल के रहना होगा। यही एकमात्र उपाय है कि हम इस देश को, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि मैं प्रथमतः और अंतिम रूप से भी भारतीय हूँ, सबसे पहले, तो हमको अपने देश को जो है आगे बढ़ा, तो बहुत सोच समझ के दिया गया है और भारत की जनता के लिए मैं इसे हितकारी नहीं मानता हूँ। हितकारी नहीं मानते। घासीदास जी की शिक्षाओं को पढ़े, कबीर साहब की शिक्षाओं को पढ़े, रैदास जी की शिक्षाओं को पढ़े, पेरियार की शिक्षाओं को पढ़े, बाबा साहब अंबेडकर और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को पढ़े। 20 अगस्त है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने अंधश्रद्धा के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया था जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। करके विश्वास नया हम संविधान संग बढ़े चले, अपना हक वैधानिक लेकर भावी कल को गढ़े चले। और हमारे SC ST भाइयों के लिए, OBC भाइयों के लिए कुछ पंक्तियां हैं। आरक्षण ये हमें मिला है पुरखों की कुर्बानी से। अच्छा। आरक्षण ये हमें मिला है पुरखों की कुर्बानी से, समता का अधिकार मिला है बुद्ध कबीर की बानी से। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले एपिसोड में हमने ये बताया था कि हम जनता के मुद्दे क्या हैं, इस विषय पर हम एक सीरीज कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमें पता चला था कि SC ST समुदाय के बीच में 1 अगस्त का जो जजमेंट है आरक्षण के बारे में, वो मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। और इसीलिए हम जो सेकंड एपिसोड है बुद्धिजीवियों से चर्चा हम इस एपिसोड में कर रहे हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं विश्वास मेश्राम जी, जो भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर रहे हैं और समाज के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी इनका बहुत अच्छा ज्ञान है। तो आज हम लोग ये जो जजमेंट आया है 1 अगस्त का, उसके बारे में हम जी से विस्तार में चर्चा करेंगे। तो हमारे सुकृति इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय भीम। जय भीम, नमस्कार सर। आज के इंटरव्यू में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जो शुरुआती जीवन संघर्ष है वो कैसा रहा और आप शिक्षा से लेकर के एडिशनल कलेक्टर तक के पद तक आपका क्या जीवन संघर्ष रहा, अगर 2-3 मिनट में अगर सम अप करना चाहें तो। धन्यवाद जी। और आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमें देख सुन रहे हैं उन सबको जय भीम। जय भीम। मैं भिलाई में पैदा हुआ। भिलाई तब मध्य प्रदेश राज्य में हुआ करता था और भिलाई स्टील प्लांट के लिए
प्रसिद्ध था। भिलाई स्टील प्लांट एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भिलाई में बना। ये भिलाई और छत्तीसगढ़ का रीजन एक पिछड़ा हुआ इलाका था। वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए और वहाँ पे उन्नति के लिए साधन बढ़ाने के लिए भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। आप लोग जब आए तो उस समय क्या प्लांट शुरू हो गया था? मैं 1961 में पैदा हुआ। अच्छा, 1960 में। तो उससे पहले भिलाई स्टील प्लांट जो है बनना शुरू हो चुका था। और मेरे पिताजी नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में पहले जबलपुर में गन गैरेज फैक्ट्री में काम करते थे। और वहाँ से जब भिलाई स्टील प्लांट बना तो वो यहाँ आए। और मैं जो है भिलाई की पैदाइश हूँ। और फिर भिलाई में ही मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई, माध्यमिक शिक्षा हुई। और जो उच्च शिक्षा के लिए उस समय पूरे मध्य प्रदेश में 6 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे गवर्नमेंट के। और एक MSCT था, वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो मैंने चूँकि उस समय हायर सेकेंडरी गणित विषय लेके किया था, तो मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया था रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो फिर मैं इंजीनियरिंग करने के लिए रायपुर चला आया और मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। कौन से ईयर में की है? हम 84 में पास आउट हो गए। जी। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जो आप पीरियड बता रहे हैं उस पीरियड में गाँव में काफ़ी छुआछूत और काफ़ी अन्याय और अत्याचार हुआ करते थे। तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको अपना प्राथमिक एजुकेशन लेने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। भिलाई में क्या स्थिति थी, क्योंकि वो टाउन जैसा था? बचपन में मुझे शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का कोई अनुभव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। इसलिए कि भिलाई स्टील प्लांट का जो स्कूल था वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं थी। वहाँ के कर्मचारियों को के बच्चों को ड्रेस मिला करता था। हमें साल में 2 जोड़ी कपड़े मिला करते थे, जूते मिला करते थे। और जो है स्कूल में पढ़ने का अच्छा माहौल था। चलें अब आगे बढ़ते हैं। उस तरह से तो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। हाँ, जहाँ हम रहते थे सुपेला क्षेत्र है, वो ग्रामीण इलाके की तरह था। और वहाँ सभी के सभी लोग जो है बाहर से आके बसे हुए लोग थे। और इसलिए एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन था। हाँ, सहयोग था, तालमेल था। हालांकि बाद में कुछ लोग और आए तो डिस्क्रिमिनेशन भी फील होने लगा। हमारे मतलब जातीय समुदाय वहाँ देखें तो कुछ शेड्यूल कास्ट लोगों के घर थे, कुछ OBC लोगों के घर थे। और बहुत बाद में जब मैं थोड़ा 4th-5वीं क्लास पढ़ने लगा तब जाके एक ब्राह्मण फैमिली वहाँ आके बसी थी। तो उस तरह का कोई भेदभाव तो नहीं था। जी। आगे आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए आपको कोई संघर्ष तो नहीं करना पड़ा? बिना संघर्ष के तो जॉब कहीं मिलता नहीं है। जी। तो जब मैं कॉलेज से निकला तो फिर मैंने एक प्लाईवुड फैक्ट्री बन रही थी यहाँ रायपुर से लगा हुआ उरला औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहाँ काम किया। फिर मुझे लगा कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारियां करनी है। तो उस तरह जो है मैं UPSC की तैयारी करने लगा और प्रीलिम्स मैंने जितनी बार भी दिया पास किया। मेन का सिलेक्शन मेरे लिए ज़्यादा टफ होता था क्योंकि उस समय जो है उस तरह का गाइडेंस हमें अवेलेबल नहीं था। हो सकता है हम लोग दिल्ली या और कहीं पढ़ाई करने जाते तो बेहतर जो है हमको गाइडेंस मिल सकता था। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। और फिर मैं स्टेट PSC क्वालिफाई करके नौकरी करने आया। मेरा पहला जॉब जो है मंडला में था और मंडला से फिर मैं
रायपुर से एज मतलब क्या ज्वाइन किए? भोपाल से मैं फिर जो है फिर रायपुर आया। और लगभग उस समय जो है कहना चाहिए कि रायपुर से मैं फिर पलारी भी गया था। पलारी से रायगढ़ में हमारी एक मतलब मेरी नियुक्ति हुई थी। फिर नया रायपुर बनना शुरू हुआ तो नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो उसमें काडा कहलाता था, कैपिटल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ नौकरी किया। और जगदलपुर रहा, कोरबा रहा, इस तरह काफ़ी लंबा चौड़ा हमारा क्षेत्र रहा है। और मेरी आखिरी जो पोस्टिंग थी वो छत्तीसगढ़ प्रशासन एकेडमी में थी, जॉइंट डायरेक्टर के रूप में, जहाँ पर डिप्टी कलेक्टर्स, डीएसपीज, अकाउंट ऑफिसर्स, एक्साइज ऑफिसर्स आदि की ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ मेरा आखिरी कार्यकाल था। शुरुआती जो है वो आ नहीं पाया। वर्तमान में जो है मैं महासमुंद जिले में रायपुर से 115 किलोमीटर दूर जो रायपुर पुरी रेल रूट है, उससे लगे हुए उसके पास स्थित गांव कसेकेरा में विज्ञान आश्रम बना रहे हैं, जहां हम बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस हैं और उसके अलावा बच्चों को पीएससी के लिए गाइडेंस देंगे। चलिए इसमें हम और आगे बात चाह रहे थे कि मेरी जो लाइफ में चेंजेस कैसे आए। हाँ। तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं अपने माता पिता के बारे में उनका शुक्रगुजार हूँ। उनके कारण ही मैं पढ़ पाया। बचपन में जो है मेरे एक बड़े भाई उन्होंने पॉलिटेक्निक किया और वो भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी में आए। मेरी बड़ी बहन जो है, हम 3 भाई बहन रहे हैं। एक्चुअली तो मेरी माँ बताती है कि हम उनके 7 बच्चे थे, जिनमें से 4 की डेथ हो गई। और मेरे बड़े भाई, मेरी दीदी और मैं, हम लोग जो है सरवाइव कर पाए। तो मैं सबसे छोटा था। तो उस समय जो है मेरे पिताजी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और हम लोगों को पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। घर में माहौल मिला ऐसा क्या? वो उनकी शिक्षा 4वीं क्लास तक की थी, जो उन्होंने गांव में जब पढ़ाई की थी तो। और मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी दीदी के साथ पढ़ना लिखना सीखा और बाद में तो वो किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना सीख गई थी, लिखना सीख गई थी। और उनकी रुचि, वो कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाती थी। उनका नॉलेज भी बहुत बढ़िया था। और मेरे पिताजी भी चूँकि वो गन गैरेज फैक्ट्री में काम किए थे तो थोड़ा सा मिलिट्री का उनका अनुशासन प्रिय थे। तो वो जो है मतलब हमारे परिवार में भी और मोहल्ले में भी मास्टर जी के नाम से उनको जानते थे। और वो थोड़ा सा सारे लोगों को ही ना, हम केवल हमारे घर के ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेट करते थे, डांटते थे। और मुझे तो पिटाई भी पड़ती थी यदि मैं ठीक से नहीं पढ़ता था तो। अच्छा जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। आज हम आपसे SC/ST समुदाय में जो चर्चा चल रही है, आरक्षण और वर्गीकरण, यानी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमीलेयर की बात हो रही है। इस विषय में हम 2-3 मिनट में बात करेंगे और इसमें मुख्य रूप से बात करेंगे कि ये मुद्दा कैसे आया, इस वर्डिक्ट में क्या निर्णय आया है और उसका क्या फायदा और क्या नुकसान है और सामाजिक व्यवस्था पर इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है, उसमें 2-3 मिनट में करके फिर हम एक्चुअल जो प्रश्नों पर आएंगे, जो है मेन प्रश्नों पर आएंगे। जैसा आपने कहा है ये मुद्दा चर्चा पे है, तो चर्चा में है तो ये कहाँ से पैदा हुआ। जैसा पंजाब सरकार का जो प्रकरण है, उन्होंने आरक्षित वर्ग के भीतर एक और आरक्षित वर्ग को उन्होंने प्राथमिकता देने के लिए प्रावधान किए थे, जिसके खिलाफ में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। वहां से शुरुआत हुआ है। और
मैं सीधे आखिरी सवाल पे आपके सवाल के आखिरी हिस्से पे पहुंचता हूँ कि ये जो वर्डिक्ट है आप बता ही चुके हैं कि इसमें दो मुख्य निर्णय आए हैं। ठीक है। एक तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सूची है उसमें ढेर सारी जातियां हैं, तो उन जातियों के बीच में फिर एक और उप विभाजन की बात है, उपवर्गीकरण की बात है, उपवर्गीकरण की बात है, उसको मैं तो विभाजन ही कहूँगा जी। और दूसरी बात है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग आरक्षण का फायदा ले रहे हैं उनमें अधिक आय वाले लोगों के लिए क्रीमी लेयर लगाने की बात आ रही है। ये दो मुख्य निर्णय हैं। क्रीमी लेयर का सुझाव दिया गया है, लेकिन सरकार संसद में नियम बना के इसको क्रीमी लेयर का प्रावधान ला सकती है, बिल्कुल ला सकती है, सरकार की मंशा पे है। और वर्गीकरण जो है, यानी जिसको आप वर्गीकरण कह रहे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो सूची है उसमें सबसे निचले पायदान पे जो लोग हैं उनके लिए भी कोटे के अंदर कोटा का प्रावधान की जो बात चल रही है वो एक इसका प्रमुख पहलू है। तो मुख्य रूप से ये बातें इसमें जजमेंट में आई हैं। सर, अब मेरा जो एक्चुअल जो पहला सवाल अब वो आएगा कि ये जो मुद्दा है, ये जो 2 पॉइंट जिस पे निर्णय आया है, इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? आप क्या मतलब इस बारे में आपका विचार क्या है? देखिए, ये आपका सवाल जो है 10-15 मिनट की बातचीत में इसको पूरा समझाया जाना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए कि सबसे पहले हमको भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें एक जातियों की व्यवस्था है और जातियां भी यहाँ इस तरह है कि हजारों जातियों में जो पूरा भारतीय समाज वो बटा हुआ है और जो श्रम करने वाली जातियां हैं वो अत्यधिक विभाजित है और जो उनका शोषण करके जीने वाली जातियां हैं वो बहुत कम विभाजित है। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यहाँ की जाति व्यवस्था की है कि हर जाति अपने को एक और जाति से ऊंचा समझती है। ये भौतिक विभाजन नहीं है, बल्कि जो इसका कॉन्सेप्ट आया उसको मानसिक रूप से मैं ज्यादा कहूंगा कि मानसिक विभाजन हमारे दिमाग में बिठाया गया है कि ये जातियां होती है। मनुष्यों में क्या जातियां हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि एक जाति है जो ऊंची है, दूसरी जाति है जो नीची है और ऊंची जाति को प्रिविलेज क्लास के रूप में रखा गया है, जो असल में ये पूरी की पूरी मशीनरी शोषण की मशीनरी है। और अभी का जजमेंट को भी मैं उसी तरह से देखता हूँ। जो यहाँ का कास्ट सिस्टम है उसमें उसकी मुख्य बात रही है साम दाम दंड भेद। अच्छा। वो यहाँ की राज्य व्यवस्था थी। तो जो साम दाम दंड भेद जो था वो इस तरह से था कि जिससे आप लड़ नहीं सकते उसकी पूजा कर लो, उसके गीत गा लो, उसकी प्रार्थना कर लो और उससे भी वो खुश नहीं हुआ तो उसको कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, लालच दो, रुपए पैसे का लालच। हमारे तो जो मिथक हैं वो ये बताते हैं कि अपनी स्त्रियों को भी हम क्या लोगों को दे देते थे दाम की तरह। साम दाम हो गया, फिर दंड है और जो इन दोनों से जिसको हम काबू में नहीं कर सके तो उसके लिए जो है बाहुबली रखे जाते थे, लिंचिंग होती थी, लड़ाई होती थी, आक्रमण किए जाते थे और उसको मार पीट के उसको काबू में रखा जाता था। और जब ये तीनों सिस्टम फेल हो जाते थे तो भेद की बात होती थी, साम दाम दंड भेद। जो जिस समुदाय को काबू में नहीं किया जा रहा है, ताकतवर है और उस पर विजय पाना है तो उसके अंदर
उसको टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता था, उनकी एकता को विखंडित किया जाता था। और इस तरह जो है भारत की जो राज्य व्यवस्था है, जिसमें जाति एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है, तो उसका काम चलता था। अभी भी देखिए, जब भारत का संविधान बना उससे पहले कौन सा विधान था? यहाँ मनु का विधान चलता था भारत में। तो ये जो वैल्यूज की जो आपने बात की, साम दाम दंडभेद की जो बात की, ये कौन से समुदाय में ये जो वैल्यूज थे जो है, जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, वो सिस्टम के टॉप में है। देखिए, तो इसको आप खुद देखिए कि टॉप में कौन है। और 3% लोग जो हैं 80% नौकरियों में बैठे हुए हैं, वो कौन लोग हैं? भारत के ये पूरे सिस्टम में ये जाति व्यवस्था जो है शोषण की व्यवस्था है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को उन्होंने इस तरह से बनाया है कि नीचे के जो श्रमिक जातियां हैं, उन सबको, मेहनतकश जातियां हैं, कामगार जातियां हैं, इनको तोड़ तोड़ के रखो, विखंडित करके रखो। और अभी का जो जजमेंट है, इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि जिनके श्रम को लूटना है हमें, तो उनको हम जो है किस तरह से विभाजित करके रख सकते हैं। आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, भारत का संविधान बना है, कब बना है? 1935। वो तो अंग्रेजों के जमाने का था। और आजाद भारत में 49 में तो संविधान मतलब लागू हो गया। 50 में 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान के पहले तो यही व्यवस्था थी ना, जातियों की व्यवस्था थी, जिसके आधार पे वो तो अंग्रेजों ने जो आईपीसी लागू किया, उसके बाद अंग्रेज राज आया। अंग्रेज राज के पहले तो मिताक्षरी और जो है मनु का कानून ही चलता था, मनुस्मृति के आधार पे निर्णय हुआ करते थे। भारत के संविधान ने व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को एक समान प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। हर एक व्यक्ति के लिए नौकरी, हर एक व्यक्ति के लिए, और जिनको शिक्षा और सामाजिक रूप से जिनको पिछड़ा पाया शैक्षणिक और सामाजिक रूप से, उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया कि इनको क्योंकि शिक्षा से वंचित रखा गया था, क्योंकि सामाजिक रूप से इनको अलगाव किया गया था, क्योंकि इनके साथ अस्पृश्यता होती थी, इसलिए उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया और उन्हें आरक्षण की सुविधा दी गई, जो कि हमारे शासक वर्ग ने कभी पूरा फुलफिल नहीं किया। जो लोग भी नौकरी में आए, पहली पीढ़ी नौकरी में आई, तो वो चपरासी बनी, कुली बनी, रेलवे में पोर्टर बने, मजदूर के रूप में काम किए और इस तरह से आए। उनके बच्चे पढ़े लिखे, हमारी पीढ़ी आई, तो हम बेहतर स्थिति में आए, शिक्षा हासिल किए, जिसके कारण नौकरियों पे स्थान बना पाए और मैं एडिशनल कलेक्टर हो पाया। अब हमारी तीसरी पीढ़ी जो है चैलेंज करने जा रही है, बहुत अच्छे नंबर ला रही है, मेरिट में स्थान पा रही है। तो जो तथाकथित प्रिविलेज क्लास है, उसको ये जरूर महसूस होने लगा है कि अब उनके वर्चस्व को चुनौती मिल रही है, और जो उन्होंने भारत के संसाधनों पे कब्जा कर रखा है, तो उसको जो है इन लोगों से जो अब पढ़ लिख लिए हैं, और 85% जनता है जो, जिनको अभी तक SC ST और OBC कहा जाता था, और मैं तो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को भी इसमें मानूंगा, तो वो 85% जनता इनके कब्जे को तोड़ न दे, सिंहासन खाली न करा दें, इसलिए उस राज्य सत्ता को बचाने के लिए ये तमाम तरह की चीजें हो रही है। आपको एक उदाहरण दूं, मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट में आए। भिलाई स्टील प्लांट एक सार्वजनिक क्षेत्र था, रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र था, एयरपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र थे, सेल, भेल, गेल, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र हुआ करते थे। पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट हुआ करती थी। तो बैंकों में हमारे लोगों को चपरासी के रूप में नौकरी मिली। जो थोड़ा पढ़े तो फिर उन्होंने फाइट किया और वहां पे क्लर्क बने, और ज्यादा फाइट किया तो प्रोबेशनरी ऑफिसर बने।
और इस तरह से बढ़ते गए हैं। LIC में बड़ी संख्या में हमारे लोग हैं, इस तरह जो पब्लिक सेक्टर। तो ये आरक्षण को कम करने के लिए निजी क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? भारत के संसाधनों पे किन का हक है? भारत के हर नागरिक का हक है। बिल्कुल। तो किसी निजी व्यक्ति को जो है बेच दिया जा रहा है, और निजीकरण के बाद कोई आरक्षण नहीं है निजी क्षेत्र में, भारत में आरक्षण नहीं है। जबकि अमेरिका जब जो है अफर्मेटिव एक्शन की बात करता है तो उसमें निजी क्षेत्रों में सपोर्ट है ऐसे लोगों को जिनको जो है समान अवसर नहीं मिले थे। तो इस चीज को देखने की बात है। दूसरी चीज आप देखो, सारे सरकारी कार्यालयों में, सारे पब्लिक सेक्टर्स में जो है आउटसोर्सिंग की जा रही है। पहले तो नियमित नौकरी दी जाती थी, आउटसोर्सिंग एक और तरीका है जिसके माध्यम से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। इन दलित SC/ST समुदाय कहिए, SC/ST समुदाय को नौकरियों में आने से रोकने के लिए आउटसोर्सिंग किया गया है। और तीसरा जो उदाहरण मैं देना चाहता हूं वो लेटरल एंट्री का है। आप UPSC जैसी संस्थाओं के रहते हुए जो है आप प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लेके IAS बना दे रहे हैं, उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दे रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स बना रहे हैं। तो ये जो 3 बहुत बड़े सबूत हैं जो ये बताते हैं कि आरक्षण को, बिना आरक्षण को खत्म करने का नाम लिए वो आरक्षण को खत्म किए जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे पुरखों ने एक संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर हो या पेरियार हो या ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो या चांद गुरु हो, हमारे जोगेंद्रनाथ मंडल हैं, इन लोगों का बहुत संघर्ष रहा है इस क्षेत्र में। यहाँ छत्तीसगढ़ में नकुल ढीडी साहब ने बहुत संघर्ष किया है, जिसके कारण जो है हमारी सतनामी जाति आज अच्छी स्थिति में है, पढ़ाई लिखाई हो पाई। गुरु घासीदास जी ने जो लोगों को मोटिवेट किया बेहतर सम्मानपूर्ण जीवन के लिए, उसके कारण हम जो है आज यहाँ बेहतर स्थिति में हैं। और आज का ये जो अभी 1 अगस्त का निर्णय है वो उन जातियों को इन नौकरियों से वंचित करने की कोशिश है क्रीमी लेयर के नाम पे। देखिए, हमें आरक्षण इसलिए नहीं मिला है कि जो है हम आर्थिक रूप से कमजोर थे, बल्कि संविधान सभा में जब बहस चल रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि हजारों सालों का अस्पृश्यता का जीवन हमारे लोगों ने जिया है। उन्हें बिल्कुल संसाधनों से अलग रख दिया गया, शिक्षा से अलग रख दिया गया, उन्हें हथियार रखने की आज़ादी नहीं थी, जमीन नहीं थी, जमीन रखने की आज़ादी नहीं थी। गांव के बाहर जो है उनकी बस्तियां हुआ करती थी जिनमें कोई संसाधन नहीं होता। उसका मुआवजा कौन देगा? और क्या हमारी जो 85% जनता है वो भारत की नागरिक नहीं है? हम अपने देश के संविधान की प्रस्तावना में कहते हैं कि हम भारत के लोग। तो भारत के लोग आखिर कौन हैं? हम हैं, जिन्होंने इस देश के निर्माण में भागीदारी की है। और यदि हम भारत के नागरिक हैं तो सारे संसाधनों में बराबरी का कब्जा, भागीदारी होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और ये होनी ही चाहिए। हम इसको, और नहीं मिलेगी तो लड़ के लेंगे, हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमारा हिस्सा है और हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। इस बात की लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, आपने पूरा हिस्ट्री आपने बताया है, इसके पीछे बैकग्राउंड आपने बताया है। हम पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं। सब क्लासिफिकेशन को आप जो है किन आधार पर सही नहीं मान रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। देखिए, हमारी जो जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये जातियां उस समय, देखो, अंग्रेजों ने तो जातिगत जनगणना कराई थी, भारत सरकार ने तो बंद कर दी। तो जातिगत जनगणना के आधार पर
बहुत सारी चीजें पता चलती है, किसकी क्या स्थिति है, कैसी है करके। आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो हमारे पुरखों ने आंदोलन किए, साउथ में देखिए पेरियार ने किया, या नारायण गुरु ने किया, या बंगाल में चांद गुरु ने किया, या तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ा किया, जिसके कारण लोग शिक्षा की ओर अग्रसित हुए। पर तमिलनाडु तो अभी सपोर्ट में है वर्गीकरण के। अभी आप तमिलनाडु की स्थिति तो देखिए पहले, तमिलनाडु की स्थिति देखिए कि वहाँ शिक्षा का स्तर बेहतर है। केरल की स्थिति देखिए, बहुत बढ़िया शिक्षा है वहाँ। तो जहाँ जहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हुई, वहाँ के लोग बट नेचुरल है कि आरक्षण का फायदा उठाएंगे। यदि मैं भिलाई में नहीं रहता, आप भिलाई में नहीं रहते, भिलाई के पब्लिक सेक्टर यूनिट के स्कूलों में नहीं पढ़े रहते, तो क्या आप इस पोजीशन में रहते? क्या हम इतनी अच्छी चीजों को जान पाते जो हमें डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य पढ़ने मिलता? मैं बहुत सारे अपने ऐसे साथियों को जानता हूं जिन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नहीं पढ़ी। जाति भेद का उच्छेद कैसे होगा? वो भले हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस किताब को आज तक नहीं पढ़ा है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये जातियां जो है एक कैंसर है, भारतीय समाज को नष्ट करने वाला कैंसर। जातियां जब तक रहेगी इस देश में, तब ये देश बटा रहेगा। और हम इतने साल गुलाम क्यों रहे? मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो गुलामी का एकमात्र कारण था हमारा जातियों में बटे हुए होना। और जब तक जातियां रहेगी, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करती रहेगी। इसलिए बेहतर यह है कि जातियां जो है वो नष्ट हो जाए न, और हम खत्म करेंगे इसको। तो खैर ये बड़ा मुद्दा है जाति खत्म करने वाला, इसमें लंबा मैं इसलिए इसको खराब निर्णय मानता हूं, अभी जो 1 अगस्त का निर्णय हुआ कि वो हमें और कैटेगराइज कर रहा है, वो हमें और जातियों में तोड़ने की एक तरह की साजिश है। भारत की इतनी सारी जातियों को संविधान ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, ये 3 वर्गों में बांट दिया। जब हम उसके अंदर और घुसते जा रहे हैं, हमने जातियां नहीं बनाई। क्या आपने जातियां बनाई? नहीं। जिन्होंने जातियां बनाई वो उसका फायदा लेना चाहते हैं, और उसीलिए इस तरह के निर्णय आते हैं। नहीं तो यदि इस व्यवस्था को जिन लोग स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, वो बार बार ये नहीं कहते कि हम जो है जातियों में विभाजन करेंगे। पर उनका आर्गुमेंट ये है कि अगर कोई समाज जो है, सब कुछ जातियां जो है अगर पीछे छूट गई है और हम थोड़े से आगे बढ़ गए हैं, तो क्यों ना हम उनको थोड़ा बेनिफिट देना चाहिए। पहली बात, आपको किसने कहा कि आरक्षण जो है वो जो है गरीबी हटाओ योजना है? गरीबी दूर करने की योजना आरक्षण बेसिकली नहीं है, वो तो सामाजिक और शैक्षणिक भेदभाव को दूर करने की बात है। भारत की सरकार इस बात में फेल रही है कि 10 वर्षों में उसने भारत की पूरी जनसंख्या को प्राथमिक और उच्च शिक्षा नहीं मुहैया कराई, सबको पढ़ना लिखना नहीं शुरू किया। क्यूबा बहुत बाद में आजाद हुआ और वहां का हर नागरिक आज उच्च शिक्षित है। भारत का हर नागरिक उच्च शिक्षित क्यों नहीं हुआ? किसका दोष है? ये गवर्नमेंट जानबूझ के शिक्षा से वंचित रखी है हमारे लोगों को। और आज कहते हैं कि कुछ जातियां जो है उच्च शिक्षा ले लिया तो उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाए। हजारों सालों तक जिनको आपने चीजों से क्या कहना चाहिए, चीजों संसाधन उपलब्ध होने से रोक के रखा, और जब 2 पीढ़ी भी नहीं अभी बीती है कि आप उनको संसाधनों से फिर से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो गलत है, मेरी राय में गलत है। और जातियों के अंदर जातियां जो है, जो शेड्यूल कास्ट की या शेड्यूल ट्राइब की जातियां हैं, बेहतर ये होगा कि सारी जातियों के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए शिक्षा की, और उनको बराबर में लाया जाए, बजाय इसके कि आप जो है उसका सब क्लासिफिकेशन करके फिर से सब डिवाइड कर दें और एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाते रहें। ये लड़ाने की राजनीति है, इसको समझना होगा।
ठीक है, अगर सब क्लासिफिकेशन नहीं, मतलब ये सब क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी है, अगर आप उन बिंदुओं को अगर गिना सकते हैं क्या, कि मतलब सरकार को क्या करने चाहिए था कि सब क्लासिफिकेशन की जरूरत न पड़ती? बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, क्या उसने नहीं बेहतर किया? रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। रोजगार क्यों उपलब्ध नहीं है? 100 दिन के रोजगार को भी तो ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हैं। जो मनरेगा हमारा है उसका भी पालन नहीं हो पा रहा है। और फिर मैं तो इस बात के का पुरजोर मतलब वो विरोध करता हूँ, प्रतिरोध करता हूँ कि हमारे संसाधनों को जो बेचने की मुहिम चलाई जा रही है, ये उसी का एक हिस्सा है। लोग जितने कमजोर रहेंगे, जितने बटे हुए होंगे, वो अपनी आज़ादी को अपनी बेहतरी के लिए, अपने विकास के लिए सोचने समझने में असमर्थ रहेंगे। तो लोगों को बांट दो, कमजोर कर दो, तो आप उनको, उनके संसाधनों को बढ़िया कब्जा कर सकते हैं। पूरा पूरा का पूरा गणित ये है, शासक वर्ग का गणित है ये। दूसरा पॉइंट ये है क्रीमी लेयर, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्रीमी लेयर की बात की आपने, तो ये तो ब्राह्मणों में लगनी चाहिए। ये तो जो भी अपर कास्ट है उनके ऊपर क्रीमी लेयर लगनी चाहिए, और उनकी नौकरियों में भर्ती बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर तक में जो है क्रीमी लेयर लगा दिया जाना चाहिए कि जिनकी इतनी है। ये नहीं कि जो है ये कह के कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, बिना डेटा के आप इनको आरक्षण दे दें 10%, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका भारत का एक नागरिक होने के नाते विरोध करता हूँ। मेरी नजर में जो गलत है वो गलत है, मैं कहूंगा गलत है। यूपी में जो है अभी जो 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती का मामला जो है, वो हाई कोर्ट में वो जो है कि ये जो नौकरियां जो दी गई है वो इलीगल है, तो नए तरीके से उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पे बनानी चाहिए। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है, अच्छा, मैं उस पर कुछ बोल नहीं पाऊंगा जी। दूसरा ये है कि ये जो सामने जो परिस्थितियां बन रही है देश में जो है, उसे उभरने के लिए जो है क्या स्टेप उठाने चाहिए गवर्नमेंट को? कौन सी परिस्थितियां? जो आपने बताई जो है कि हम जो है वापस उसी ढर्रे पर जा रहे हैं जो पहले व्यवस्था चल रही थी, उसको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को अपनी मंशा बदलनी चाहिए। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि भारत की जो सभी जातियां हैं तो उनमें बेहतर हार्मोनी के लिए काम हो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सरकार की जो मंशा है वो सही नहीं है? आप खुद देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, जब तक हम धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर आपस में बटे रहेंगे, तब तक हम इस देश में कोई बेहतर व्यवस्था नहीं कायम कर सकते। तो आपको लगता है कि धर्म की जो राजनीति है वो चल रही है? ये आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने चश्मे का नंबर बदल लेना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली जो है ओवरऑल जजमेंट है, ओवरऑल जो है आप इसमें फाइनल अगर 2-4 लाइन में अगर बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? मैं कहूँगा कि भारत के सभी नागरिकों को आपस में मिल के रहना होगा। यही एकमात्र उपाय है कि हम इस देश को, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि मैं प्रथमतः और अंतिम रूप से भी भारतीय हूँ सबसे पहले, तो हमको अपने देश को जो है आगे बढ़ाना है। इस हमारा धर्म, हमारी जाति, ये सब बहुत बात की चीजें हैं, और ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसको दिखाया जा रहा है। देश पहले है, तो हमारे अंदर जो है, लेकिन वास्तविक देशभक्ति जो है और नकली देशभक्ति में अंतर भी हमारे लोगों को सीखना होगा, और हमारे लोगों को झूठे प्रोपेगंडा से भी बचने की जरूरत है। उनके बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आना चाहिए। जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आएगा, सच को सच और झूठ को झूठ के रूप में हमारे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो भ्रमों में जिएंगे और जाति और धर्म के नाम पर लड़कर एक दूसरे का नुकसान करेंगे, और असली माल कौन खा रहा है ये उन्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एजेंडा में होगा ही नहीं, वो पर्दे के पीछे होगा। और
जो है लड़ लड़ के हमारे लोग खत्म होते रहेंगे। आपको एक कहावत, चीनी कहावत है कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास कुचली जाती है। तो इसलिए लोगों को, समुदायों को लड़ा दिया जाता है और लोग बड़ी संख्या में फिर कुचल जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो है, जो भी युद्ध किए जाते हैं, दंगे किए जाते हैं, दंगा फसाद होता है, वो सब जो है लोगों को डिवाइड करने के लिए और साम दाम दंड भेद वाली रणनीति के तहत किया जाता है। इस बात से सावधान रहने की जरूरत है और उन लोगों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जो मीठी मीठी बात करते हैं लेकिन हमको अलगाव पैदा करते हैं। धन्यवाद जी। और अभी ये जो 21 अगस्त का जो भारत बंद होने वाला है, तो उसके लिए आप जनता को क्या कहेंगे? देखिए, इसके दो पहलू हैं। 21 अगस्त का बंद होने से यदि ये बंद होता है तो भी जो प्रिविलेज क्लास है वो फायदे में है। वो बोलेगी देखो, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर ऐसी जातियां हैं जो जिन तक विकास का फायदा गवर्नमेंट के फेल होने के कारण नहीं पहुंचा है, सरकार के फेलवर के कारण नहीं पहुंचा है। उन्हें कहेगी कि देखो, तुम्हारी ये जातियां जो है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर अगड़ी हो गई है, हाँ, वो तुम्हारा हिस्सा लूट रही है और आज जब हम दे रहे हैं तो तुम्हारे खिलाफ में वो सड़क पे उतर रहे हैं। और यदि हमारी जो जिन जातियों में शिक्षा अच्छी आ गई है, उस शिक्षा के कारण नौकरी में आ गए हैं, यदि वो विरोध नहीं करते हैं तो उनके लोगों को कहेगी कि देखो, ये तुम्हारे नेता जो हैं बिक गए हैं और इसलिए किसी तरह का विरोध नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे इतना नुकसान होने वाला है और उसके बावजूद जो है किसी तरह का कोई काल नहीं है। तो ये इस दोनों ही तरीके से इस पूरे फैसले को बहुत सोच समझ के दिया गया है और भारत की जनता के लिए मैं इसे हितकारी नहीं मानता हूँ। हितकारी नहीं मानते हैं, ठीक है। आगे समाज को स्ट्रेंथन करने के लिए SC ST OBC के बीच में बॉन्डिंग बने रहे, उसके लिए आप बहुजन समाज को क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा, हाँ, पढ़ें, अपने महापुरुषों को पढ़ें, हाँ, गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं को पढ़ें, कबीर साहब की शिक्षाओं को पढ़े, रैदास जी की शिक्षाओं को पढ़े, पेरियार की शिक्षाओं को पढ़े, बाबा साहब अंबेडकर और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को पढ़े, गुलामगिरी को पढ़े, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ें और अपना रास्ता खुद ढूंढें। जब तक हम अपने खुद के अंदर ये सामर्थ्य पैदा नहीं करते कि मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, जो सच है उसको सच मानूंगा, झूठ है उसको झूठ मानूंगा और अपने लोगों के बीच में भाईचारे से रहूंगा, प्रेम से रहूंगा, तब तक हमारा समाज जो है उन लोगों की चंगुल में फंसा रहेगा जो है झूठे प्रपंच और मिथकों के माध्यम से लूटते आए हैं, जो बाबाओं के नाम पर लूटते आए हैं, जो हमें तमाम तरह की कहानियां सुना के, डर दिखा के और लालच दिखा के लूटते आए हैं। उनके चंगुल से छुटकारा पाना है तो उन्हें जो है प्रपंचों से दूर रहना पड़ेगा। आज 20 अगस्त है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने अंधश्रद्धा के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया था जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। प्रोफेसर कालबुर्गी, गौरी लंकेश, गोविंद पानसरे, ऐसे लोग जिन्होंने समाज पे जागृति लाने की कोशिश की, उनकी हत्याएं कर दी गई। क्यों कर दी गई? इसलिए कि वो लोगों को बता रहे थे कि कैसे अंधश्रद्धा फैला के लोगों को लूटा जाता है। तो जब तक ये हमारी अंधश्रद्धा दूर नहीं होगी, हम इस लूट के शिकार होते रहेंगे। तो मैं अपने लोगों के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि अंधश्रद्धा छोड़ें और जो है शिक्षित बने, समझदार बने, अपना दीपक खुद बने। धन्यवाद। विश्वास मेश्राम जी को, उन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेते हुए पूरा जजमेंट के बारे में उन्होंने अपने ओपिनियन दी और साथ में ये बताने की कोशिश की कि हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है।
संवैधानिक मूल्यों की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है, संविधान की विचारधारा की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। फाइनली सर, आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? कुछ लाइनें मैं सुना देता हूँ जी। लेकर के विश्वास नया हम संविधान संग बढ़े चले, अपना हक वैधानिक लेकर भावी कल को गढ़े चले। और हमारे SC ST भाइयों के लिए, OBC भाइयों के लिए कुछ पंक्तियां हैं। आरक्षण ये हमें मिला है पुरखों की कुर्बानी से। अच्छा। आरक्षण ये हमें मिला है पुरखों की कुर्बानी से, समता का अधिकार मिला है बुद्ध कबीर की बानी से। जी जी जी। आरक्षण ये हमें मिला है पुरखों की कुर्बानी से, समता का अधिकार मिला है बुद्ध कबीर की बानी से। गुरुजी घासीदास ने बोला, गुरुजी घासीदास ने बोला, मन के एक समान, इसी सूत्र को भीमराव ने लिख कर दिया हमें संविधान। न्याय बंधुता आजादी को हम जीवन में मढ़े चले, अपना हक वैधानिक लेकर भावी कल को गढ़े चले। भावी कल को गढ़े चले। आपने अंत में जो है अच्छे नोट पर बात खत्म की है। संविधान की विचारधारा की तरफ आप गए हैं। आप पूरा जो इंटरव्यू है आपने बहुत ही पेशेंस के साथ हमारे सारे सवालों के आपने जवाब दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपना बहुमूल्य समय जो हमको दिया है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। जय भीम। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।